हेलो ऑल, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का ये वीडियो मैं स्पेशली मोनिका ध्यानी एक लर्नर है, उसके कहने पर रिकॉर्ड कर रही हूँ। और चूँकि उसे इग्नू पीएचडी से रिलेटेड बहुत सारे डाउट्स हैं और मैंने पर्टिकुलरली इग्नू पीएचडी के लिए कोई वीडियो अपलोड नहीं किया है। हालांकि कुछ लर्नर के डाउट्स थे तो उसको मैंने Q&A में कवर किया था और अपने सिलेक्शन वीडियो में भी, पीएचडी के सिलेक्शन वीडियो में भी मैंने कुछ बातें अपलोड की थी और उसमें शेयर भी किया था इग्नू पीएचडी से रिलेटेड। लेकिन फिर भी एक वीडियो मैं अपलोड कर रही हूँ इग्नू पीएचडी, पर्टिकुलरली ये इग्नू पीएचडी के लिए है। तो जो भी लर्नर इग्नू से पीएचडी करना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो फ्रूटफुल होगा और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि इस वीडियो में आपके सारे सवालों का जवाब दे पाऊँ, ठीक है। और पर्टिकुलरली उन्होंने कोई सवाल पूछा नहीं है मुझसे, लेकिन उन्होंने कहा है इग्नू पीएचडी से रिलेटेड जो भी मैं बता सकूँ, इन्फॉर्मेशन दे सकूँ उन्हें, तो मैं देना चाहूँगी इस वीडियो में। और अगर इससे रिलेटेड आप लोगों के मन में कोई भी सवाल होगा इग्नू पीएचडी से रिलेटेड, तो आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में वो सवाल पूछ सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने अपने साइड से ही सवालों को लिया है और चूँकि उन्होंने कोई क्वेश्चन पूछा नहीं था तो अपनी साइड से ही इन सवालों को ऐड किया है। तो पहले सवाल देख लेते हैं। तो पहला सवाल आप लोगों के मन में यही हो सकता है कि इग्नू पीएचडी का फॉर्म कब आता है, ठीक है। दूसरा सवाल जो मैंने लिया है वो है इग्नू पीएचडी किस किस तरीके से कर सकते हैं, जैसे पार्ट टाइम और फुल टाइम पीएचडी, दो तरीके की पीएचडी इग्नू में होती है, ठीक है। तो दोनों का क्या क्या रूल एंड रेगुलेशन है वो आप लोगों का एक क्वेश्चन हो सकता है। और जो तीसरा सवाल है वो पीएचडी एडमिशन प्रोसेस क्या है, ठीक है। पार्ट टाइम और फुल टाइम दोनों के लिए ही है और ये भी एक सवाल आप लोगों की तरफ से हो सकता है। और चौथा सवाल जो है वो पीएचडी की फ़ी को लेकर है कि लर्नर हो सकता है ये सोच रहे हों कि ओपन यूनिवर्सिटी है तो शायद फ़ी कम हो, तो इसको लेकर एक सवाल हो सकता है आप लोगों के मन में हो, इस वजह से मैंने इसे भी इस वीडियो में कवर किया है। अगला जो क्वेश्चन है वो रीजनल सेंटर, स्टडी सेंटर और पर्टिकुलरली जो हमारा मेन ऑफिस दिल्ली है, इसको लेकर बहुत सारे सवाल हैं, तो उसको भी मैं इस वीडियो में कवर करने वाली हूँ। एक और सवाल जो मैंने ऐड किया है वो एग्ज़ाम को लेकर किया है कि पीएचडी के एग्ज़ाम किस तरीके से होते हैं और उसमें क्या कुछ करना होता है, उसको लेकर एक सवाल हो सकता है आप लोगों के मन में हो और आप लोग पूछ नहीं पा रहे हो, और इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को उन सवालों का जवाब मिल जाएगा, ठीक है। अगला सवाल जो है वो कोर्स वर्क को लेकर है, पीएचडी कोर्स वर्क किस तरीके से होता है इग्नू पीएचडी में। ये वीडियो पर्टिकुलरली इग्नू पीएचडी का है, इसलिए जो भी लर्नर इग्नू से पीएचडी करना चाहते हैं वो उनके लिए ये वीडियो है, ठीक है। और बाकी अदर यूनिवर्सिटी के लिए आपको कुछ भी जानना हो तो आप उस यूनिवर्सिटी के पर्टिकुलरली नाम मेंशन करके वो सवाल पूछ सकते हैं, ठीक है। और अगला सवाल जो है वो इग्नू असाइनमेंट को लेकर है, जैसे हम मास्टर्स और बैचलर डिग्री में असाइनमेंट्स बनाते हैं, क्या पीएचडी में इसी तरीके से असाइनमेंट बनाना होता है, तो ये एक सवाल हो सकता है। इनके अलावा अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में पुट कर सकते हैं और शायद मैं इसका पार्ट 2 भी अगर आप लोग क्वेश्चन पूछेंगे इससे रिलेटेड तो बन सकता है वो पार्ट 2 भी, और ये पार्ट 1 रहेगा, ठीक है। अगर सवाल इससे इतर आप लोग कुछ जानना चाहते हैं तो वीडियो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को इन सारे सवालों के जवाब के साथ, ठीक है। तो पहला सवाल है फॉर्म कब आते हैं इग्नू पीएचडी के। तो अभी फ़िलहाल इसके एडमिशन प्रोसेस चल रहे हैं, ठीक है। इंटरव्यू अभी जुलाई तक एंड होंगे और मोस्ट प्रोबेबली इनका जो कोर्स वर्क का टाइमिंग है या फिर एडमिशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाने का जो टाइम है वो अगस्त तक इनका सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। तो आप उम्मीद यही रखिए कि दिसंबर के लास्ट में ही इसका फॉर्म रिलीज़ होगा, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि इग्नू साल में 2 बार पीएचडी करवाता है, तो जैसे बाकी यूनिवर्सिटी में होता है कि साल में वो लोग 2 बार करवाते थे, लेकिन कोरोना की वजह से सब कुछ डिले होने लगा और इग्नू एक ही साल में एक ही बार पीएचडी के लिए नोटिफिकेशन निकालता है। तो दिसंबर के टाइम ही फॉर्म आते हैं और इस बार भी दिसंबर के टाइम ही आएंगे। हाँ, ये हो सकता है कि सीट्स जो हैं वो कवर हो चुके हों प्रोफेसर्स के अंडर में, तो आपके पर्टिकुलर सब्जेक्ट में वो सीट्स ना आए। बाकी सभी का जो सभी सब्जेक्ट्स के जो फॉर्म निकलते हैं वो दिसंबर के एंड में निकलते हैं या फिर दिसंबर के मिड में भी हो सकता है या दिसंबर के स्टार्टिंग में भी हो सकता है, ठीक है। तो दिसंबर लास्ट है उसी टाइम फॉर्म आता है। तो पहला क्वेश्चन जो था वो कवर हो चुका कि फॉर्म कब आते हैं, ठीक है। अगला जो सवाल है वो मोड ऑफ पीएचडी को लेकर है। इग्नू जो है इसमें दोनों ही टाइप के पीएचडी को ऑफ़र किया जाता है, पार्ट टाइम पीएचडी और फुल टाइम पीएचडी, ठीक है। और मैंने अपने मैक्सिमम वीडियो में पार्ट टाइम फुल टाइम पीएचडी को लेकर आपको बताया भी है और बहुत सारी यूनिवर्सिटी में पार्ट टाइम पीएचडी ऑफ़र किया भी जाता है और बहुत सारी यूनिवर्सिटी में नहीं भी किया जाता है। तो आप लोग जब भी फॉर्म अप्लाई करें, अगर आप पार्ट टाइम पीएचडी में करना चाहते हैं तो एक बार कंफर्म ज़रूर कर लीजिए यूनिवर्सिटी से, ठीक है। अगर
वो लोग ऑफ़र कर रहे हैं, ठीक है। अगर मैक्सिमम सीट्स पार्ट टाइम पीएचडी में ऑफ़र कर रहे हैं तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर कुछ सीट्स हैं तो एक बार ज़रूर कंफर्म कर लीजिए, क्योंकि एक केस मैंने आप लोगों को वीडियो में बताया था, आप वो वीडियो Q&A वाले सेक्शन में जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो पार्ट टाइम पीएचडी इग्नू तो ऑफ़र कराता ही है, ठीक है, और फुल टाइम पीएचडी भी करवाते हैं, ठीक है। अभी इसको लेकर एक सवाल ये है, ठीक है, इस क्वेश्चन को थोड़ा आंसर डिटेल में करते हैं, क्योंकि लोगों को ये लग रहा है, लोगों को क्या, मैं मतलब यही कहूँगी कि इग्नू को लेकर सबको यही लगता है कि अगर पीएचडी कर रहे हैं। अच्छा, मैंने एक और वीडियो भी कम्युनिटी पोस्ट पे अपलोड किया था राष्ट्रीय टंडन मुक्त विश्वविद्यालय का, तो आप लोग ओपन यूनिवर्सिटी को देखकर ये मत समझ लीजिए कि वहाँ से पीएचडी जो है वो ओपन मोड में होती है, ठीक है। यूजीसी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग कोई भी यूनिवर्सिटी अगर पीएचडी करवा रही है तो वो रेगुलर मोड में ही पीएचडी करवाएगी, चाहे वो ओपन यूनिवर्सिटी हो चाहे वो रेगुलर यूनिवर्सिटी हो, ठीक है। तो अगर ओपन लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो ओपन से पीएचडी करवा रही है, ठीक है। यूजीसी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग करवा रही है। अगर यूजीसी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग नहीं करवाएगी तो वहाँ पे जो भी बच्चे इनरोल होंगे उन्हें ना फेलोशिप मिलेगी और ना ही उन्हें कोई एक्स्ट्रा फेलोशिप जो अदर यूनिवर्सिटी की तरफ से फेलोशिप मिलती है वो भी मिलेगी। ये तो फेलोशिप वाला मामला हो गया और टॉपिक से थोड़ा इधर भी हो गया। तो सबसे पहले जानते हैं मोड ऑफ पीएचडी को लेकर, जो पर्टिकुलरली क्वेश्चन है वो मोड ऑफ पीएचडी को लेकर है, पार्ट टाइम और फुल टाइम है, ठीक है। तो इग्नू दोनों तरीके से पीएचडी करवाता है, पार्ट टाइम और फुल टाइम भी। फुल टाइम स्कॉलर वो होते हैं जिन्हें फेलोशिप मिलती है, ठीक है, और इसमें जेआरएफ वाले भी होते हैं और नेट वाले भी होते हैं, और नेट वालों को इग्नू की तरफ से यूनिवर्सिटी की तरफ से है। इग्नू पर्टिकुलरली मैं नहीं मेंशन करूँगी क्योंकि हर यूनिवर्सिटी नेट वाले को स्टूडेंट को रिसर्च फेलोशिप प्रोवाइड कराती है। उसमें भी कुछ स्टूडेंट हैं जिन्हें सेलेक्टेड स्टूडेंट्स को ही फेलोशिप मिलती है, ठीक है। अभी फेलोशिप वाला एक क्वेश्चन ऐड कर लेती हूँ मैं, क्योंकि हो सकता है फेलोशिप वाला मामला जो हो वो सवाल मुझसे बार बार पूछा जा रहा है, ठीक है। तो मोड ऑफ पीएचडी को लेकर पार्ट टाइम और फुल टाइम है। पार्ट टाइम पीएचडी वही करते हैं जो कहीं जॉब कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपको फेलोशिप नहीं मिल रही है, आप कहीं जॉब भी नहीं कर रहे, तब भी आपका एडमिशन जो है वो फुल टाइम पीएचडी में ही होगा, ठीक है। तो पार्ट टाइम पीएचडी उन्हीं के लिए है जो जॉब करते हैं कहीं पे, उनके लिए है, ठीक है। उन्हें एनओसी देना कंपलसरी है और जहाँ वो जॉब करते हैं वहाँ से उनको एक एनओसी लेटर लेके आना होता है यूनिवर्सिटी में, क्योंकि यहाँ पे जो है वो 6 मंथ का आपको कोर्स करना होता है, ठीक है। पीएचडी के पार्ट टाइम के रूल को भी हम जानते हैं, ठीक है। फुल टाइम का तो आपको पता ही है, लेकिन पार्ट टाइम पीएचडी वाले जो हैं वो ज़रा ध्यान से सुन लीजिए इस चीज़ को कि अगर आप कहीं जॉब करते हैं और इग्नू से पीएचडी करना चाह रहे हैं तो आपके लिए जो चीज़ है वो ये कि आपको अपने जहाँ से आप एडमिनिस्ट्रेशन जो आपका है वहाँ से आपको एनओसी लेटर लानी होती है, जिसमें ये मेंशन होगा कि आप पीएचडी कोर्स वर्क के लिए या पीएचडी के लिए आप ये लीव ले रहे हैं, ठीक है। आपको 6 मंथ की लीव लेनी होगी, ठीक है। तो एनओसी सिर्फ इसी चीज़ के लिए है कि आपके जॉब अथॉरिटी को कोई प्रॉब्लम नहीं है आपका साथ साथ पीएचडी करना, ठीक है। और इसको लेने के बाद ये होता है कि आप जब कोर्स वर्क करते हैं, 6 मंथ का कोर्स वर्क सभी यूनिवर्सिटी में होता है। हालांकि पार्ट टाइम पीएचडी वालों को इसमें लॉस इस सेंस में है कि अगर आप पार्ट टाइम पीएचडी कर रहे हैं और कोर्स वर्क कर रहे हैं तो कोर्स वर्क के ड्यूरिंग में आपको लीव लेके आनी होती है अपनी जॉब अथॉरिटी से। उस लीव में आपको सैलरी नहीं मिलती है, ठीक है। तो ये एक लॉस है। और हालांकि इस ड्यूरिंग में आपको ना कोई फेलोशिप मिलेगी और ना ही आपका जॉब से आपको सैलरी मिलेगी, ठीक है। तो बस एक यही चीज़ जो है आप लोगों को करनी है, ठीक है। पार्ट टाइम पीएचडी आई थिंक मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये तरीका है पार्ट टाइम पीएचडी करने का, ठीक है। एनओसी आप लोगों की चाहिए वहाँ से अथॉरिटी से कि आप अगर पीएचडी करते हैं साथ साथ तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है और वो 6 मंथ की लीव जो है वो आसानी से दे देंगे। इसी चीज़ के लिए एनओसी मांगा जाता है, ठीक है। अब मान लीजिए आपने अप्लाई कर दिया और यहाँ पे आपका एडमिशन हो जाए और फिर वो एनओसी ना दे, तो ये चीज़ एक दिक्कत है। तो इसमें जो कैंडिडेट आते हैं, ठीक है, अभी भी एडमिशन प्रोसेस जब चला था तो उसमें मैंने देखा जो भी पार्ट टाइम पीएचडी के लिए आ रहे थे वो गवर्नमेंट वाले ही थे, क्योंकि प्राइवेट से आपको एनओसी नहीं मिलती है और वहाँ तो या तो आपको एनओसी देंगे ही नहीं, आपको जॉब से ही हाथ धोना पड़ जाएगा अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं तो, ठीक है। तो वो जो प्राइवेट वाले हैं उनके साथ ये मामला यही हो जाता है कि वो नहीं कर पाते हैं एक साथ दोनों चीज़, ठीक। गवर्नमेंट वालों को छुट्टी मिल जाती है 6 मंथ की और वो भी बिना सैलरी के, ठीक है, ऐसे ही छुट्टी नहीं मिलती। तो ये सब चीज़ ध्यान में रखते हुए आप लोग पार्ट टाइम पीएचडी अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए यही रूल है, आपको पार्ट टाइम पीएचडी के लिए 6 मंथ की लीव लेनी होगी, उसमें आपको सैलरी नहीं मिलेगी और एनओसी लेटर आपको सबमिट करना कंपलसरी है अगर आप पार्ट टाइम पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं,
ठीक है। बात करते हैं फुल टाइम पीएचडी का। ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन ही चल रहा है, उसी के अंदर है फुल टाइम पीएचडी का। फुल टाइम पीएचडी वाले वो स्टूडेंट्स होते हैं जो कहीं जॉब नहीं करते हैं, जिनका फेलोशिप होता है, वो लोग इसमें एडमिशन लेते हैं। अब यहाँ पे मामला फेलोशिप वाला होता है, तो क्वेश्चन तीसरा हम ऐड कर लेते हैं फेलोशिप का। अब इग्नू के से रिलेटेड सवाल लर्नर का ये होता है कि आपको फेलोशिप मिलती है या नहीं, यहाँ में फेलोशिप मिलेगी या नहीं, जेआरएफ वालों को फेलोशिप मिलती है या नहीं। तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो फेलोशिप को लेकर हैं, और मैं फिर से यही कहूँगी कि ये जो इग्नू पीएचडी है या फिर कोई भी यूनिवर्सिटी अगर पीएचडी करवा रही है तो वो यूजीसी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग करवा रही है, और यूजीसी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग जब भी पीएचडी अगर होगी तो वहाँ पे आपको फेलोशिप मिलेगी। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए निश्चिंत रहें, आप लोगों को फेलोशिप ऐसा नहीं है कि आपने पीएचडी में एडमिशन करा लिया तो आपको फेलोशिप नहीं मिलेगी। तो मुझे भी फेलोशिप मिल रही है, अगर नहीं मिलती तो मैं आप लोगों को साफ साफ बता देती हूँ। तो फेलोशिप तो सबको मिलती है। ठीक है, और आरएफ वालों का अगर अच्छा अभी सवाल जो है फेलोशिप के लिए ये कि अगर जेआरएफ है तो आपको यूजीसी फेलोशिप देती है, और अगर आपका मैनफ है, ये मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप है, या फिर एनएफओबीसी है, या एनएफएससी है, या एनएफएसटी है, तो आपको यूजीसी का एक सेक्शन बढ़ चुका है इन सब चीज़ों के लिए। ठीक है, तो वो जो कास्ट वाले को देखते हैं, रिजर्वेशन कैटेगरी वाले जितने भी हैं, मतलब इस सेंस में जो फेलोशिप ले रहे हैं मैनफ वाले और एनएफओबीसी एनएफएससी वाले, उनका अलग डिपार्टमेंट बन गए थे। हालांकि वो यूजीसी के अंदर ही आते हैं तो इसलिए उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन हाँ आपका जो डिपार्टमेंट है वो अलग कर दिया गया है। तो फेलोशिप सबको मिलती है। तो फेलोशिप जो है वो यूनिवर्सिटी की अलग है, और यूनिवर्सिटी की जो फेलोशिप है वो 8,000 है, वो 3 साल तक मिलती है, और वो भी आपको पीएचडी के कोर्स वर्क के बाद से मिलना स्टार्ट होगा। ठीक है, तो यूनिवर्सिटी फेलोशिप इसी अकॉर्डिंग मिलती है, और हो सकता है आप लोगों को वो जायज़ ना लगे कि कोर्स वर्क से मिलना चाहिए, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती, आपको 3 साल उसके बाद से मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो यही एक चीज़ है, आपको जो यूनिवर्सिटी की जो फेलोशिप आप लेना चाहेंगे तो वो कोर्स वर्क के बाद ही आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, और उसमें फिर लिस्ट निकलती है, अगर आप कोर्स वर्क में पास हो जाते हैं तभी आपको वो फेलोशिप दी जाती है। लेकिन जो ये जेआरएफ वाले हैं और मैनफ वाले हैं और एनएफएससी वाले हैं, उनको आपको पीएचडी के स्टार्टिंग से ही वो फेलोशिप मिलती है। ठीक है, तो यहाँ फेलोशिप वाला मामला आप इस चीज़ के लिए टेंशन मत लीजिए। ठीक है, इग्नू हो चाहे ओपन यूनिवर्सिटी अगर मेंशन किया होगा किसी यूनिवर्सिटी में, या फिर डीयू जेएनयू, जिस तरीके से बाकी अदर यूनिवर्सिटी में पीएचडी होता है उसी तरीके से इग्नू भी होता है। ठीक है, उसको एक इस चीज़ में मत लेके चलिए कि ओपन से होता है तो ठीक है, तो नॉर्मल है, बाकी जैसी यूनिवर्सिटी से होती है पीएचडी वैसे ही यहाँ से होती है, और फेलोशिप मिलती है। ठीक है, मुझे भी मिलती है और आप लोगों को भी मिलेगी। अगला जो सवाल है वो है पीएचडी एडमिशन प्रोसेस को लेकर। तो एडमिशन प्रोसेस यहाँ पे ये है कि चाहे आप नेट हो, चाहे आप नॉन नेट हो, चाहे आप जेआरएफ हो, सभी को यहाँ पे पीएचडी के लिए अप्लाई करना होता है और एंट्रेंस देना होता है। ठीक है, बहुत सारी यूनिवर्सिटी में क्या होता है, आप लोग रेट और रेट एग्जेम्प्टेड तो समझते ही होंगे। तो इग्नू पीएचडी एडमिशन प्रोसेस इस तरीके से है कि चाहे आप नेट हो नॉन नेट हो, सभी को इसमें एंट्रेंस देना होता है। और एंट्रेंस का जो तरीका है वो मतलब पिछली बार तो हमारा उससे स्टार्टिंग करती हूँ, अगर उससे पहले से स्टार्ट करूँ कि जब पहले होता था तो वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में होता था। ठीक है, उसमें कुछ डिपार्टमेंट्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते थे, और लेकिन मैक्सिमम डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम ही लिया करते थे। ठीक है, फिर बीच में एक चेंज आया यूनिवर्सिटी की तरफ से, और एनटीए को फिर इन्होंने कंडक्ट कराने के लिए दिया अपना पीएचडी का एग्ज़ाम। ठीक है, तो एनटीए ने जब कंडक्ट कराया तो हमारा जो सेशन था वो एनटीए वाला था, और हम लोगों ने फिर एमसीक्यूज़ वाले के थ्रू ये अप्लाई किया था। ठीक है, तो फिर से जो अभी लेटेस्ट वाला जो एग्ज़ाम हुआ है वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हो गया, क्योंकि अब जब मैंने इसका रीज़न जानना चाहा तो उन्होंने कहा कि एनटीए फ्री नहीं था इस टाइम। ठीक है, एनटीए के पास और भी बहुत सारे काम थे, और भी अदर यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने थे, इस वजह से इग्नू पीएचडी का फिर डिले हो जाता अगर एनटीए के फ्री होने का इंतज़ार करते, तो इसी वजह से इन्होंने फिर डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में एग्ज़ाम लिया। ठीक है, तो अब नेक्स्ट जो सेशन होगा उसमें डिस्क्रिप्टिव होगा या फिर सब्जेक्टिव होगा या फिर ऑब्जेक्टिव होगा, ये डिपेंड करेगा उस सिचुएशन पे, क्योंकि अगर एनटीए उस टाइम फ्री होगा तो शायद ऑब्जेक्टिव में हो, और अगर एनटीए बिज़ी होंगे तो फिर से आपका डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में होगा। ठीक है, तो दोनों ही टाइप के क्वेश्चन मैंने अपलोड कर दिए हैं अपने ही चैनल पे, तो आप लोग देख लीजिएगा अगर आप पर्टिकुलरली मेरे सब्जेक्ट के हैं, और अगर नहीं हैं तो इग्नू की वेबसाइट पे दोनों टाइप के शायद क्वेश्चन ना मिले, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, बाकी अदर सब्जेक्ट की बात कर रही हूँ, और अगर मेरे सब्जेक्ट के हैं तो आपको इसी चैनल पे
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। तो ये बात हुई मोड ऑफ पीएचडी एडमिशन प्रोसेस को लेकर। एग्ज़ाम दे देने के बाद ऐसा नहीं होता है कि जिन बच्चों ने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया तो उन सबको ही इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। एग्ज़ाम अलग क्राइटेरिया है, एग्ज़ाम में बच्चों को छांटने के लिए, ठीक है। इतने सारे बच्चे स्टूडेंट आते हैं पीएचडी में एडमिशन कराने के लिए और मुश्किल से सीट निकलती है 8 सीट, और अगर फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं 1000 स्टूडेंट तो कैसे वो पीएचडी में एडमिशन ले पाएंगे। तो इसी तरीके से इन लोगों ने एक रूल सेटअप किया है कि पहले एग्ज़ाम कंडक्ट करेंगे, उसमें जो बच्चे सेलेक्ट होंगे उनका फिर इंटरव्यू लिया जाएगा, फिर इंटरव्यू में जो बच्चे सेलेक्ट होंगे उसके बाद उनका फाइनल एडमिशन होगा। तो इसी तरीके से अगर आपने एंट्रेंस दे दिया, एंट्रेंस में आपको 50% से अबव स्कोर करना कंपलसरी है, ठीक है। और अगर कुछ कास्ट हैं तो आपका शायद 45 हो, लेकिन 50 से अबव आपका स्कोर करना कंपलसरी है, ठीक है। अगर 50 के बिलो है तो आप वहीं पे उम्मीद छोड़ दीजिए कि आपका आगे कोई प्रोसीजर में नाम आने वाला। अगर आपने 50% से अबव स्कोर किया है तो आपका इंटरव्यू में आने का चांसेस है, लेकिन वो भी डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ़ सीट्स कितने। जैसे अगर आपके सब्जेक्ट्स में, अच्छा ठीक है, इसको एक और सवाल ले लेते हैं, इंटरव्यू की कॉल किस तरीके से होती है, ठीक है, इसी में इंक्लूड कर देते हैं। तो अगर आपने एंट्रेंस दे दिया, एंट्रेंस में आपने 50% से अबव स्कोर किया, अब आपके मन में ये सवाल है कि आपको इंटरव्यू में कॉल किया जाएगा या नहीं जाएगा, ठीक है। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो ये है कि आप पहले ये देखिए कि आपके सब्जेक्ट में कितनी सीट्स निकली है, ठीक है। अगर मान लीजिए सब्जेक्ट्स में आपके 8 सीट निकली है, ठीक है। पीएचडी में ज़्यादा स्टूडेंट्स को नहीं इनरोल किया जाता है और कुछ यूनिवर्सिटी एक्सेप्शनल है इस मामले में, तो इसी वजह से, और इग्नू में जो है वो और बाकी यूनिवर्सिटी में भी कम ही सीट्स निकलती हैं पीएचडी के लिए। तो अगर मान लीजिए आपके सब्जेक्ट का जो नंबर ऑफ़ सीट्स हैं वो अगर 8 सीट निकली है पीएचडी के लिए, तो 8 सीट में अगर 2 सीट जनरल को मिलता है तो 2 सीट का 5 गुना आप कीजिए तो ये 2 × 5 ये आपका 10 हो जाता है। तो 10 लोगों को आप इंटरव्यू में कॉल किया जाएगा जनरल कैटेगरी के, ठीक है। अब वो डिपेंड करेगा किस तरीके से, जब आप फॉर्म अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे जनरल कैटेगरी मेंशन किया जाता है, इसी तरीके से कैटेगरी मेंशन किया जाता है, ठीक है। जब आप फॉर्म अप्लाई कर दिया आप लोगों ने, अब आप ये देखिए कि अगर आपका 50 है तो आप ये सोच कर नहीं चल सकते हैं कि आपको 50 पे कॉल किया ही जाएगा, ठीक है। वो ये देखेंगे कि जनरल कैटेगरी में किसने सबसे ज़्यादा स्कोर किया है, उस अकॉर्डिंग वो 10 पर्सन को काउंट करके इंटरव्यू कॉल करेंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से प्रोसीजर होता है और बिल्कुल यहाँ फेयर डिसीजन होता है इस मामले में। तो हाँ, एक और चीज़ है, अगर मान लीजिए किसी ने कोई स्टूडेंट ओबीसी का है, ठीक है, अगर उसने हाईएस्ट स्कोर किया हो तो उसे जनरल में काउंट कर लिया जाता है, ठीक है। तो इसी तरीके से काम होता है और बिल्कुल भी आप जब लिस्ट आएगा तो आप खुद उस चीज़ से सेटिस्फाई होंगे कि हाँ आपका स्कोर था इस वजह से आप आए, या आपका स्कोर नहीं था इस वजह से आप इसमें सेलेक्ट नहीं हुए, ठीक है। तो इंटरव्यू इसी तरीके से होता है, 8 सीट हुआ तो 2 गुना, अगर 2 जनरल को बुला रहे हैं तो 2 जनरल का 5 गुना, ठीक है। तो सीट का 5 गुना स्टूडेंट को वो कॉल करते हैं। अगर कैटेगरी वाइज है तो कैटेगरी, अदरवाइज टोटल अगर दे रखा है सिर्फ और कैटेगरी मेंशन नहीं कर रखा है तो फिर उसका 5 गुना, ठीक है। तो 5 गुना स्टूडेंट्स को ही कॉल करते हैं इंटरव्यू के लिए, और वो ऊपर से नीचे, ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में जाते हैं। तो हो सकता है कि अगर आपका 50 अबव भी हो फिर भी आप उसमें ना आए, तो ये भी एक चांसेस है। वो पूरी तरीके से लक पे डिपेंड करता है, ठीक है। अगर पेपर इजी गया होगा तो बहुत ज़्यादा स्कोर करने वाले स्टूडेंट होंगे, और अगर पेपर का लेवल टफ होगा तो हो सकता है फिर आप उसमें एड ऑन हो जाए, ठीक है। इंटरव्यू की बात आती है, ठीक है। इंटरव्यू जब हम देते हैं तो यहाँ पर भी 2 चीज़ें मेंशन होती हैं। इंटरव्यू के अपने ही पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो हो सकता है जिन बच्चे ने स्कोर अच्छा किया हो उसका इंटरव्यू अच्छा ना जाए, ठीक है। तो दोनों चीज़ें यहाँ पे होती हैं, लेकिन फिर भी ओवरऑल देखा जाता है कि इंटरव्यू प्लस आपका मार्क्स। जिनका स्कोर हाईएस्ट रहता है वो थोड़ा इस मामले में सेफ़ रहते हैं, क्योंकि वो थोड़ा बहुत भी अगर अच्छा बोल लेते हैं इंटरव्यू में तो वो सेफ़ हो जाते हैं और इंटरव्यू में सिलेक्शन के चांसेस उनके बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो एक सवाल किसी लर्नर ने पूछा था इससे रिलेटेड, तो यही है इसका सॉल्यूशन। और दूसरा ये कि हो सकता है कि आपके मार्क्स कम हो और आपने इंटरव्यू में बहुत अच्छा परफॉर्म किया हो, तो ऐसे स्टूडेंट का भी सिलेक्शन होता है। तो इस मामले में कभी ये सोच कर नहीं चलिएगा कि आपका नंबर लास्ट में है तो इस वजह से आपका सिलेक्शन नहीं होगा। हो सकता है आपने इंटरव्यू बाकी लोगों से बेहतर दिया है, ठीक है। इंटरव्यू के बाद फिर थोड़ा टाइम लिया जाता है, 1 वीक या 2 वीक या 3 वीक्स, इससे ज़्यादा भी लग सकते हैं, ठीक है। वो डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, काम करने के तरीके से, ऑफिस टू ऑफिस, क्योंकि वो चीज़ें जो हैं वो जो लिस्ट है वो ट्रांसफ़र होती है। तो शायद आपके डिपार्टमेंट में वो काम हो चुका हो लेकिन आगे जो प्रोसीडिंग हो रही है वहाँ डिले हो सकता है। तो इसी के लिए वो 1 मंथ का टाइम लग जाता है फिर भी एंट्रेंस
के रिज़ल्ट को इंटरव्यू के रिज़ल्ट को पब्लिश करने में। इंटरव्यू जब हो जाएगा तो फाइनल सेलेक्टेड लिस्ट निकल जाएगी। फिर आपको जो रिसर्च यूनिट है यहाँ का इग्नू का, वो आपको पर्टिकुलरली मेल करते हैं। जिन जिन बच्चों का सिलेक्शन हो जाता है उन्हें एक डेट दिया जाता है कि इस डेट में आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, अदरवाइज़ फिर वो किसी और स्टूडेंट्स को पीएचडी ऑफ़र कर देंगे, ठीक है। तो जितना टाइम लिमिटेशन, आपको 1 महीने का कम से कम टाइम लिमिटेशन दिया जाता है कि आप विदिन 1 मंथ आप अपना पीएचडी का रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। और अगर आप नहीं भी कराना चाहते हैं तो आप प्लीज़ उस चीज़ को मेंशन ज़रूर कर दीजिए कि हाँ मैं इसमें इनरोल नहीं होना चाहता या फिर किसी और यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया, तो वो चीज़ आप ज़रूर क्लियर कर दीजिए ताकि बाकी बच्चे अगर कोई हों तो वो एडमिशन में आ सके, क्योंकि वेटिंग लिस्ट भी यहाँ निकलती है। तो अगर कोई सीट छोड़ कर जाता है, ठीक है, तो इस तरीके से वो एडमिशन उनको मिल जाती है, ठीक है। तो वो जो सीट है वो दूसरे को मिल जाती है। तो अगर आप पीएचडी में एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं तो आप प्लीज़ इस चीज़ को मेंशन ज़रूर कर देना है आप लोगों को मेल के थ्रू कि आप इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहते हैं या फिर आप इसमें एडमिशन नहीं लेना चाहते, ठीक है। अगला जो सवाल है वो है पीएचडी फ़ी को लेकर। तो पीएचडी फ़ी ओपन यूनिवर्सिटी देखकर लोगों को ये लगता है कि शायद यहाँ पे पीएचडी फ़ी जो है वो कम होगी, लेकिन सच बताऊँ तो बाकी अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटी से यहाँ की पीएचडी की फ़ी ज़्यादा है, ठीक है। जैसे आप DU JNU से कंपेयर करें इग्नू को, तो DU JNU तो सबसे कम है, ठीक है। उसके बाद फिर DU है, उसके बाद फिर जामिया है, उसके बाद फिर इग्नू है, ठीक है। तो इग्नू में 17,000 टोटल फ़ी लगा था, उसमें आपका कोर्स वर्क का भी वो हो गया था, ठीक है। कोर्स वर्क के जो क्लासेस लगते हैं उसका फ़ी, प्लस आपका RPE का जो एक कोर्स ऐड हुआ था उसका फ़ी, और प्लस रजिस्ट्रेशन, ओवरऑल मिला के 17,000 मेरा स्टार्टिंग में लगा था। और बाकी यूनिवर्सिटी में ये थोड़ा कम है, शायद 8 या 5,000 के करीब है, और JNU में तो शायद इससे भी कम हो। तो इस तरीके से हुआ पीएचडी का फ़ी 17,000 मेरा स्टार्टिंग में ही लग गया था। उसके बाद फिर जब कोर्स वर्क हुआ था तो कोर्स वर्क में जितने पेपर होंगे आपको एग्ज़ामिनेशन फॉर्म आपका भरना पड़ेगा, ठीक है। एग्ज़ामिनेशन फॉर्म मेरा 2 पेपर था तो वो शायद 200 पर पेपर का लगा था। तो मेरा 3 पेपर था, RPE का इंक्लूड करके, और मेरा जो कोर्स वर्क वाला जो मेन सब्जेक्ट है मेरा उसमें 2 था। तो जितने पेपर आपके सब्जेक्ट में होंगे उतना आपका फ़ी लगेगा। मेरा 3 सब्जेक्ट था तो ठीक है, RPE को इंक्लूड करके। RPE पढ़ाते हैं इस वजह से उसका भी फ़ी इंक्लूड होता है, और एग्ज़ामिनेशन फ़ी अलग चीज़ है, ठीक है। एग्ज़ामिनेशन फ़ी जब आप पेपर देने जाते हैं तो उसके लिए 200 पर पेपर पे लगता है, तो वो 600 रुपये तब लगा था मेरा, ठीक है। और अभी जो ईयर वाइज है, ठीक है, जब तक आप अपनी पीएचडी सबमिट नहीं कर देते हैं, ठीक है, तो तब तक आपको रजिस्ट्रेशन डेट से वो मेंशन होती है। जैसे अगर आपका जुलाई में एडमिशन हुआ है तो जुलाई टू जुलाई आपको हर मंथ 8,400 रुपये देने होते हैं, ठीक है। तो आप इस तरीके से इंक्लूड करके ऐड ऑन कर सकते हैं, ऐड करके आप देख सकते हैं कि कितना चार्जेस यहाँ पे लग रहा है। तो आपकी मर्ज़ी है, आपको फ़ी डिटेल मैंने बता दी है। तो दिल्ली में अगर आप JNU, DU, जामिया और इग्नू में अगर कंपेयर करें तो इग्नू का ज़्यादा फ़ी है, ठीक है। तो ओपन यूनिवर्सिटी है तो फ़ी कम नहीं है, फ़ी ज़्यादा है, ठीक है। तो अपने अपने तरीके हैं, ठीक है, पीएचडी करवाने के। और चूँकि मैंने बताया था आपको वर्कशॉप हमारा जिस तरीके से हुआ था वो एकदम हॉस्टल लाइफ था। आप मेरा कोर्स वर्क का जो एक्सपीरियंस था वो ज़रूर आप उस वीडियो को देखना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इतना फ़ी यहाँ पे क्यों है। और बाकी अदर यूनिवर्सिटी में इस तरीके से कोर्स वर्क नहीं कराया जाता है वर्कशॉप के थ्रू, तो इसी वजह से यहाँ पे फ़ी ज़्यादा लिया जाता है। और एक क्वेश्चन और है जो मैं इंक्लूड कर रही हूँ, वो हॉस्टल को लेकर है, ठीक है। अगर आप किसी अदर स्टेट से आ रहे हैं यहाँ पे, तो इग्नू का अपना कोई हॉस्टल नहीं है और ना ही इन फ्यूचर कभी बनाया जाएगा। तो चूँकि यहाँ पे क्योंकि बच्चे कम इंक्लूड होते हैं और इन्वॉल्व होते हैं और वो एडमिशन लेते हैं, उसके बाद फिर अपना जो मैक्सिमम लोग यहाँ पे एडमिशन लेते हैं वो दिल्ली वाले ही होते हैं, तो इसी वजह से शायद ये नहीं हो पा रहा है। और अगर स्टूडेंट अपनी डिमांड रखे तो शायद हो भी जाए, लेकिन ज़्यादा बच्चे आते नहीं हैं अदर स्टेट के, तो इसी वजह से ये काम हो नहीं पा रहा है। और हॉस्टल नहीं है, आपको बाहर रहना पड़ेगा, तो बहुत सारे बच्चे इस वजह से भी इस पीएचडी को कैंसिल कर देते हैं और एडमिशन यहाँ पे नहीं लेते, क्योंकि यहाँ पे हॉस्टल फैसिलिटी नहीं है। अदर स्टेट वाले जो दिल्ली वाले हैं वो यहीं पे रहते हैं और आराम से पीएचडी करते हैं, तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप बाहर के हैं तो आपको बाहर में रूम लेके रहना होगा, और अगर फेलोशिप है तो आपको HRA मिलेगा, और अगर फेलोशिप नहीं है तो फिर दिक्कत होती है फिर, ठीक है। तो हॉस्टल नहीं है, ये एक चीज़ जो है वो इग्नू पीएचडी में माइनस पॉइंट है, ठीक है।
एक सवाल और जो है वो रीजनल सेंटर, स्टडी सेंटर, मेन ऑफिस दिल्ली को लेकर है कि मतलब आपकी पीएचडी कहाँ से होगी। तो मैं हर बार आपको यही कहती हूँ कि जो पीएचडी है वो मेन ऑफिस दिल्ली से होती है, और ये पीएचडी है, बैचलर या डिग्री का कोर्स नहीं है, ठीक है। मतलब मास्टर्स और बैचलर डिग्री कोर्स नहीं है, ठीक है। पीएचडी भी तो डिग्री ही है। तो पीएचडी जो है वो मेन ऑफिस दिल्ली से होती है। रीजनल सेंटर, स्टडी सेंटर का इसमें कोई रोल नहीं होता। जब आप एग्ज़ाम फॉर्म फिल करते हैं तब आप कहीं रीजनल सेंटर या स्टडी सेंटर चूज़ कर सकते हैं। स्टडी सेंटर चूज़ कर सकते हैं, मेनली रीजनल सेंटर नहीं, ठीक है। जब एग्ज़ाम देना होगा आपको पीएचडी का, कोर्स वर्क का, तभी आप इन स्टडी सेंटर को चूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ स्टडी सेंटर का कोई रोल नहीं है पीएचडी के प्रोसेस में, ठीक है। तो जो भी काम होगा आपका मेन ऑफिस दिल्ली से होगा, और यहीं पे सब कुछ प्रोसीजर होगा। आपकी क्लासेस यहीं लगेंगी, आपको फ़ी देना हो, आपको असाइनमेंट देना हो, आपको क्लासेस विजिट करना हो, फेलोशिप लेनी हो, सब काम आपका यहीं पे मेन ऑफिस दिल्ली में होगा, ठीक है। रीजनल सेंटर और स्टडी सेंटर का रोल नहीं है। तो क्योंकि होता क्या है ना कि जब आप ग्रेजुएशन और बैचलर डिग्री और मास्टर्स डिग्री का प्रोग्राम करते हैं तो आप अपने घर में बहुत दूर दूर के लोग इसमें इनरोल हो जाते हैं डिग्री कोर्सेज़ के लिए। तो उन्हें लगता है कि शायद पीएचडी भी अपने घर के पास से या पास वाली रीजनल सेंटर से हो जाए। तो उसके लिए तो आपको फिर यहाँ दिल्ली आना होगा, ठीक है। तो स्टडी सेंटर और रीजनल सेंटर का यहाँ पे रोल नहीं है। स्टडी सेंटर का रोल तब होगा जब आप एग्ज़ाम के लिए उसे ऑप्ट करना चाहें। हालांकि प्रोफेसर्स यही सजेस्ट करते हैं कि आप दिल्ली में ही एग्ज़ाम दीजिए, क्योंकि पेपर जल्दी यहाँ वापस आ जाएगा। आप लोगों को ये पता है स्टडी सेंटर का बुरा हाल हो चुका है, ठीक है। कुछ कुछ स्टडी सेंटर, कुछ कुछ रीजनल सेंटर एक्सेप्शन हैं, वो अच्छा काम कर रहे हैं, और बाकी अदर में आप अगर अपनी प्रॉब्लम लेके जाते हैं तो वहाँ पे ये सब चीज़ें हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैं उस चीज़ को भी कह दूँ कि हाँ अच्छा है, अच्छा है, तो अच्छा नहीं है जो चीज़, तो वो सब बोलूँगी ही मैं। तो बस यही एक प्रॉब्लम होती है, इसीलिए आप लोगों को प्रोफेसर सजेस्ट करते हैं कि आप अपना जो एग्ज़ाम है वो दिल्ली में ही दीजिए, ताकि पेपर्स जो है इन्हें जल्दी मिल जाए। पेपर्स चेकिंग वगैरह सब कुछ यहीं पे होता है। तो इसी वजह से कह रही हैं, अगर मान लीजिए आपने स्टडी सेंटर किसी ऐसे देश के कोने में चूज़ कर लिया है जहाँ से पेपर यहाँ पे आना में थोड़ा टाइम लग जाता है, तो इसी वजह से आपको सजेस्ट किया जाता है, ठीक है। बाकी आप अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हैं। हो सकता है उस टाइम की सिचुएशन कुछ और हो और आप दिल्ली ना आ पाएँ, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अगर आपका रिज़ल्ट अगर डिले होता है तो उसकी भी जिम्मेदारी आपकी होगी। तो इसी चीज़ के लिए है। बाकी रीजनल सेंटर का कोई रोल नहीं है, स्टडी सेंटर का कोई रोल नहीं है अदरवाइज़ पीएचडी के प्रोसेस में, ठीक है। ये एक सवाल हो गया रीजनल सेंटर का। अब एग्ज़ाम पीएचडी को लेकर है। पीएचडी में कितनी बार एग्ज़ाम होता है, कैसे होता है, जैसे बाकी डिग्री कोर्सेज़ में होता है वैसा। तो पीएचडी में सिर्फ एक ही बार एग्ज़ाम होता है आप लोगों का। बाकी आपका पीएचडी अलग है, ठीक है। तो पीएचडी के बारे में डिटेल वीडियो एक अलग बना दूंगी मैं। जो इग्नू से पीएचडी तो करते हैं लेकिन उन्हें एग्जैक्टली पीएचडी का कोई आइडिया नहीं होता है और उन्हें नहीं समझ में आता है कि किस तरीके से काम करना होता है। कुछ लोग तो मुझे ये भी पूछ रहे थे रिसर्च टॉपिक कैसे चूज़ करें, तो उनके लिए भी एक वीडियो बना दूंगी मैं। तो फ़िलहाल एग्ज़ाम जो होता है पीएचडी में वो एक ही बार होता है, वो है आपका पीएचडी का कोर्स वर्क। जो कोर्स वर्क आपका 6 मंथ का लिया जाता है उसमें आपको बताया जाता है किस तरीके से रिसर्च करना है। तो वो बेसिकली आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी समझाते हैं कि जब आप अपनी पीएचडी की थीसिस लिखेंगे तो क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है। और आरपीई का जो एक नया कोर्स निकला है वो आपको इस तरीके से वो बनाया गया है, पूरा फ्रेम किया गया है कि आप इथिकल तरीके से सब कुछ अपनी पीएचडी को कंप्लीट करें, ठीक है। अपनी थीसिस लिखें और उसी के लिए वो मेनली फ्रेम किया गया है वो कोर्स, ठीक है। तो पीएचडी सिर्फ एक बार एग्ज़ाम होती है और वो भी कोर्स वर्क के 6 मंथ के बाद। जैसे ही आप इनरोल होंगे उसके 6 मंथ तक आपका कोर्स वर्क चलेगा और कोर्स वर्क के बाद आपका पहले एग्ज़ाम होगा, उसके बाद फिर आपका जो पीएचडी का जो मेन चीज़ है, जो मेन प्रोसेस है वो तब स्टार्ट होगा। जब तक आप कोर्स वर्क नहीं कर लेते, जब तक लोगों को ये नहीं समझ में आता कि आपको रिसर्च की मेथोडोलॉजी की नॉलेज हो चुकी है, तब तक आपको पीएचडी के आगे का काम जो है वो नहीं कराया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका एग्ज़ाम पीएचडी को लेकर। अब कोर्स वर्क को लेकर सवाल जो है वो 6 मंथ तक चलती है। रेगुलर क्लासेस आपको करनी होती है और यहाँ पे सैटरडे संडे छुट्टी होती है और वो डिपेंड करता है डिसिप्लिन टू डिसिप्लिन, ठीक है। मुझसे यही पूछा जाता है कितने घंटे क्लासेस करनी होती है, कितनी क्लासेस लगती है एक दिन में, तो वो सब कुछ सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। कुछ कुछ सब्जेक्ट वाले एक दिन में 3-3 क्लासेस लेते हैं और हमारा क्योंकि 2 ही क्लास होता था तो वो बीच में लंच ब्रेक भी हो जाता था, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है कि वो कितने कितने घंटे का होता है। तो हमारा 1.5 घंटा का था, एक क्लास 1.5 घंटे का चलता था, उसके बाद फिर गैप ज़्यादा था,
लंच ब्रेक का गैप जो था वो ज़्यादा था, उसके बाद फिर 1.5 घंटे के लिए ये क्लास लगती थी। तो डिसिप्लिन टू डिसिप्लिन डिफर करती है। सैटरडे संडे ऑफ है और 6 मंथ तक रेगुलर आपको आना होता है। अगर आप जितनी रेगुलर रहेंगे उतनी जल्दी आपका कोर्स वर्क कंप्लीट हो जाएगा। कोर्स वर्क कंप्लीट हो जाने से इसका मतलब ये नहीं होता कि आपका एग्ज़ाम जल्दी हो जाएगा। एग्ज़ाम तो सबके साथ ही होगा, सारे डिसिप्लिन के साथ ही आपका एग्ज़ाम होगा। और एग्ज़ाम जो है वो बाहर होता है, यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं होता, ठीक है। जैसे अगर आप मान लीजिए कि आप मेन ऑफिस दिल्ली से ही सोच रहे हैं कि एग्ज़ाम भी यहीं होता होगा, ऐसा नहीं है। दिल्ली में स्टडी सेंटर है, उसे ऑप्ट करना होता है। और जैसे मैंने अभी बताया इससे पहले वाले में कि आप स्टडी सेंटर जो है वो बाहर के भी स्टेट के ऑप्ट कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यही होगी आपकी कॉपी यहाँ आने में टाइम लग जाएगी। तो इसीलिए दिल्ली के स्टडी सेंटर को आपको ऑप्ट करना होगा और जब जब एग्ज़ाम होगा आपको वो एग्ज़ाम देना होता है, ठीक है। अगला सवाल है असाइनमेंट को लेकर। वो भी डिसिप्लिन टू डिसिप्लिन डिफर करता है। हमें 2 असाइनमेंट बनाने थे। वो कोर्स वर्क में आपको असाइनमेंट बनाना ही होगा, क्योंकि जब आपकी पढ़ाई होगी तो आपको असाइनमेंट बनाना होता है, ठीक है। तो असाइनमेंट डिपेंड करता है प्रोफेसर्स पे, वो किस तरीके से देना चाहते हैं अपने असाइनमेंट्स को, तो ठीक है। तो जैसे हम लोगों को सेमिनार पेपर लिखने थे, ठीक है। तो सेमिनार पेपर 2 तरीके का है, 2 पेपर लिखने थे, 2 क्योंकि हमारा सब्जेक्ट का मतलब पीएचडी जैसे आपका सब्जेक्ट होगा जो, तो उसमें भी आपके 3-4 ऐसे पार्ट बने होंगे या ऑप्शन होंगे कि आपको ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, ठीक है। तो अलग अलग डिसिप्लिन का है। पर्टिकुलरली मैं अपने सब्जेक्ट का भी नहीं बता रही हूँ, तो जिस दिन होगा वो बता दूंगी मैं अलग वीडियो में, ठीक है। तो आपके सब्जेक्ट में जितने पार्ट्स होंगे, जितने भी पेपर होंगे, उन पेपर का आपको अलग अलग सेमिनार बनाना होता है और उस सेमिनार को प्रेजेंट भी करना होता है। तो असाइनमेंट और थ्योरी और वाइवा दोनों हो जाता है उसमें, ठीक है। तो यानी कि जब आप प्रेजेंट करते हैं तो उसका भी मार्क्स अपडेट होता है, और जो आप प्रेजेंट करके सब लिख कर जो सबमिट करते हैं उसके भी मार्क्स ऐड होते हैं, और फिर कोर्स वर्क का जो लास्ट में आप एग्ज़ाम देते हैं उसका भी वो ऐड होता है। तो इस तरीके से ओवरऑल जो रिज़ल्ट बनता है तो आपका पीएचडी कोर्स वर्क का ओवरऑल रिजल्ट बनता है, ठीक है। तो असाइनमेंट मिलता है, ऐसा नहीं है कि असाइनमेंट नहीं मिलता है, वो डिपेंड करता है कि आपके डिसिप्लिन में वो क्या चाहते हैं। अगर हो सकता है पीपीटी प्रेजेंटेशन करवाएं आप, से कोई मॉडल कि मतलब होता नहीं कोई एक्सपेरिमेंट वगैरह आपको करने के लिए दें, ठीक है। वो डिपेंड करता है, क्योंकि हमारा तो अलग है, ह्यूमैनिटीज़ का है, तो मुझे नहीं समझ में आता है साइंस वालों को क्या मिलता होगा असाइनमेंट पे उन्हें। तो वही होगा, पीपीटी जैसा कुछ उन्हें मिलता होगा, या तो जैसा भी हो वो डिपेंड करता है आपके डिसिप्लिन पे, ठीक है। तो असाइनमेंट मिलती है और वो कोर्स वर्क के लिए ही मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट जो फेलोशिप वाला मामला था वो मैंने आपको बता दिया, हॉस्टल वाला जो था वो भी बता दिया। और इससे रिलेटेड अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इसे मैं पार्ट 1 नाम नहीं दे रही हूँ फ़िलहाल, या दे दूँ ये मुझे समझ में नहीं आया ना, ठीक है। तो दे देती हूँ मैं, शायद आप लोगों के मन में और सवाल हो इग्नू पीएचडी को लेकर, और बाकी चीज़ें तो मैंने इसमें कवर कर दी है। शायद आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, अगर प्रॉब्लम है तो बेझिझक पूछिएगा, ठीक है। क्योंकि मुझे कोई आपत्ति नहीं है कि इसका पार्ट 2 बनेगा तो कोई दिक्कत है, और हो सकता है आप ही लोगों के सवाल को क्लियर करने में बाकी अदर लर्नर जो नहीं पूछ पा रहे हैं सवालों को, तो उनका जो सॉल्यूशन है वो इसमें मिल जाए। तो थैंक यू सो मच मोनिका ध्यानी, आपने ये सवाल पूछा और इस तरीके से ये वीडियो कवर हो पाया है। तो इससे रिलेटेड अगर और कोई सवाल हो आपके मन में तो आप पूछ सकती हैं, ठीक है। और बाकी लर्नर से भी मैं ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अगर आपके मन में कोई सवाल हो इग्नू पीएचडी को लेकर तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं, फेलोशिप मिलती है, ठीक है। ये सवाल मत पूछिएगा क्योंकि मैंने इसको कवर कर दिया है। और कोई सवाल हो जो शायद मैं कवर ना कर पाई हूँ और जो मुझे लगा हो शायद मैं इम्पॉर्टेंट नहीं समझती, तो हो सकता है वो आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो, तो वो ज़रूर आप लोगों को पूछिएगा, ठीक है। क्योंकि इससे मेरा दिमाग भी खुलता है, तो इसी वजह से वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। और वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।